Hello, my dear students. Welcome to my channel and I hope that you all are doing great. So दोस्तों ये हमारी BHIC 134 की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो आपको हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप BHIC 132 के बाकी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कवर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको BHIC 134 या फिर उसके अलावा आपका कोई सा भी जो आपका पेपर कोड है, अगर आपको उसके लिए गैस पेपर ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा shop.hindustanknowledge.com और यहाँ से जाके बस आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है और जो है आप अपना गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स एट ₹49 मिल जाएंगे। नाउ गाइज लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोसेस डिस्कस करनी है कि जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। क्या डिस्कस करना है? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिशर्स का बंगाल का कॉन्क्वेस्ट। सो द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो क्या था ये दोस्तों? भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से इसकी शुरुआत होती है। when the British East India Company led by Robert Clive defeated the Nawab of Bengal and Sirajud-Dौला। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के नवाब को और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं प्लासी की लड़ाई में। तो यहाँ से शुरुआत होती है बंगाल पे अंग्रेज़ों की विजय प्राप्त करने की। दिस विक्ट्री वॉज पॉसिबल ड्यू टू द बिट्रेयल ऑफ सिराजुद्दौला बाय मीर जाफ़र। तो सिराजुद्दौला इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मीर जाफ़र उनको धोखा दे देते हैं, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स को मीर ज़फ़र सपोर्ट करेंगे तो जो ब्रिटिश हैं वो नवाब बना देंगे किसको? मीर ज़ाफ़र को, ठीक है। इसकी वजह से वो गद्दारी कर देते हैं। आफ्टर द बैटल मीर ज़ाफ़र बिकेम द नवाब बट ही एक्टेड अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो वो नवाब तो बन जाता है लेकिन ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव में जो वो कहते हैं वो करता है। जब वह ब्रिटिशों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाया तो उसे हटाकर फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम ने ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया जिससे 1764 की बक्सर की फिर लड़ाई होती है, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ये सारे नाम आपको याद करने हैं। And in this battle, the British defeated the combined forces of Mir Qasim and the Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam II। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। After this victory in 1765, the Mughal emperor granted the East India Company दीवानी rights in बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो उसके बाद 1765 में क्या होता है, जो मुग़ल एम्परर हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, यानी कि दीवानी अधिकार का क्या मतलब होता है? कर वसूलने का जो अधिकार है वो दे देते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अंग्रेज़ों को। और यहीं से ब्रिटिश शासन की औपचारिकता की शुरुआत भी हम मानते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में बताने हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लिटरेचर का जो रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में जो साहित्य है उसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो लिटरेचर देखो, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हम जो है आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम पे लिटरेचर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज आज़ादी के बारे में, जस्टिस क्या होता है, समानता क्या होती है, इन सभी के बारे में लिखा जाने लगा और लोग अपने जो दुख दर्द हैं, आज़ादी की जो होप है वो साहित्य के माध्यम से दर्शाने लगे। तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपन्यासों, कविताओं, निबंधों और नाटकों के माध्यम से लेखकों ने औपनिवेशिक शासन की पीड़ा और स्वतंत्रता की आशा को व्यक्त किया, ठीक है। देन जो साहित्य है यह लोगों को उनकी साझा पहचान, संस्कृति और इतिहास को समझने में मदद करता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई भारतीय लेखकों ने साहित्य का उपयोग देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए भी किया। तो हम क्या देखते हैं कि कॉमन आइडेंटिटी,
कल्चर, हिस्ट्री, ठीक है, इस सब का यूज़ करके जो है पैट्रियोटिक फीलिंग लोगों में जगाने के काम करता है साहित्य। जो हमारे राइटर्स थे बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्य भारती, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी पावरफुल राइटिंग्स के द्वारा। बंकिम चंद्र की नॉवल आनंद मठ एंड द सॉन्ग वंदे मातरम जो है नेशनल यूनिटी का सिंबल बन जाते हैं। टैगोर की राइटिंग जो एम्फेसाइज करती हैं ह्यूमन वैल्यूज़ को, फ्रीडम को और यूनिटी बियॉन्ड रिलीजन एंड कास्ट। तो टैगोर की रचनाओं में हमें ये सारी चीज़ें, मानवता, स्वतंत्रता, इस सब से ऊपर एकता पर बल भी हमें देखने के लिए मिलता है। In regional languages too, literature played a crucial role in spreading awareness and inspiring movement. तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य ने जागरूकता फैलाने और आंदोलनों को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। Thus, literature became a strong medium to develop national consciousness and unite people against colonial rule. तो यहाँ पे साहित्य ने क्या करा है दोस्तों, लोगों को एकजुट करा है, ठीक है, लोगों के अंदर एक देश राष्ट्रीय चेतना क्या है वो विकसित करने का काम किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको मैसूर के बारे में बताना है, ठीक है, ग्रोथ और उसका कंसोलिडेशन कैसे होता है। तो मैसूर राज्य का विकास और सुदृढ़ीकरण मुख्य रूप से कब शुरू होता है, आपको मेन चीज़ें याद करनी है। तो शुरू होता है 18th सेंचुरी से शुरू होता है, जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है और मैसूर के जो लोकल रूलर्स हैं वो आज़ादी की मांग करने लगते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर आपको याद करना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो कि मैसूर स्टेट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम है हैदर अली। तो वह 1760 के दशक में सत्ता में आए और एक मजबूत सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। हैदर अली ने मराठों का सफलतापूर्वक विरोध किया और ब्रिटिशों से भी युद्ध किया। आफ्टर हैदर अली उनके सन टीपू सुल्तान ने आगे एम्पायर को एक्सपेंड किया और अपने स्टेट का सुदृढ़ीकरण किया। टीपू सुल्तान ने आर्मी को मॉडर्नाइज करा, नए रिवेन्यू और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी वो लेकर आते हैं। तो यानी कि अपनी सेना को अच्छा बनाने के लिए सेना का क्या किया जाता है, आधुनिकीकरण किया जाता है। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज लाइक फ्रांस, टर्की टू फाइट द ब्रिटिश। However, after 4 Anglo-Mysore War, Tipu Sultan was defeated and killed in the year 1799 में जो है उनकी हार हो जाती है। आफ्टर टीपूज डेथ द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ मैसूर एंडिंग इट्स इंडिपेंडेंस। तो टीपू की मृत्यु के बाद ब्रिटिशों ने मैसूर पर नियंत्रण कर लिया और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। सो thus under Hyder Ali and Tipu Sultan, Mysore became a powerful and well administered state which strongly resisted British expansion. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो मैसूर है वो ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन को क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका विरोध कर रहे होते हैं। देन आपको इस वाले क्वेश्चन में कॉलोनियलिज्म, जब भारत में जैसे जैसे अंग्रेज़ आए तो उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया, तो कौन कौन से 3 चरणों में हम उनके गुलाम बने, कैसे उन्होंने जो अलग अलग पैटर्न से हमें कॉलोनाइज किया, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड इन 3 मेन स्टेज, ठीक है। तो एक था मर्केंटाइल, फिर इंडस्ट्रियल और फिर फाइनेंशियल। तो मर्केंटाइल क्या होता है कि जो आपका व्यापारिक उपनिवेशवाद होता है, तो यहाँ पे जो यूरोपियन पावर्स थी जैसे कि ब्रिटिश हो गया, पोर्टुगीज़ हो गई, तो ये यूरोपियन जो पावर्स थी ये इंडिया आती हैं बिकॉज ओनली फॉर द ट्रेड। तो शुरुआत में तो देखो ये व्यापार करने के लिए ही आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इन सब का व्यापार करती है। इनका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है, डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल इनका एम नहीं होता। दूसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक वाला, जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से शुरू होता है, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यह चरण 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ, जब ब्रिटिशों ने राजनीतिक नियंत्रण पाना शुरू किया। इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और इंडिया में कॉटन हो गया, ठीक है, एंड जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स हैं इन सब की जो है इंडिया सप्लाई करने लग गया। और इंडस्ट्रीज़ जो थी, इंडियन इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल, ये सारी जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से पतन की ओर बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा होता है फाइनेंशियल कोलोनियलिज्म। तो इन दिस स्टेज ब्रिटिश कंट्रोल बिकेम डीपर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिशों का जो नियंत्रण है कर व्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली और भारतीय वित्त पर गहराई से स्थापित हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश पूंजी और बैंकिंग प्रणाली पर अब क्या हो गई है, निर्भर हो जाती है, ठीक है, ब्रिटिश कैपिटल पर निर्भर हो जाती है और बैंकिंग सिस्टम पर जो है भारतीय प्रणाली निर्भर हो जाती है। इसके बाद जो रेलवेज़,
टेलीग्राफ और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो डेवलप होते हैं मेनली टू सर्व ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो वो क्यों डेवलप होते हैं? ताकि जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनके हितों को पूरा किया जा सके। अब तीनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं? सो द मर्केंटाइल स्टेज फोकस्ड ऑन ट्रेड विदाउट डायरेक्ट रूल। तो यहाँ पे जो हमारा व्यापारिक चरण है ये व्यापार पर ध्यान था, ना कि सीधे शासन पर। समझ में आया कि शुरुआत में किस पे ध्यान था? व्यापार पर। फिर औद्योगिक चरण में राजनीतिक नियंत्रण और भारत के औद्योगिक पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर तुम्हारा वित्तीय चरण है, तो वित्तीय चरण में संपूर्ण आर्थिक नियंत्रण और शोषण की स्थिति फिर बन जाती है। तो हर एक जो स्टेज है उसने क्या करा है दोस्तों? ब्रिटिश कंट्रोल और उसके एक्सप्लॉयटेशन को क्या करा है? डीप और ज़्यादा धीरे धीरे। देन आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको हिंद स्वराज के बारे में बताना है। हिंद स्वराज यानी कि इंडियन होम रूल इज़ अ फेमस पॉलिटिकल बुकलेट रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1990s में। ये महात्मा गांधी के द्वारा एक राजनीतिक पुस्तिका लिखी जाती है एंड इट वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती ड्यूरिंग गांधीज रिटर्न वोएज फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। तो जब गांधी जी लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं ना, तो वो रास्ते में लिखते हैं इसको। एंड द बुक इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन एडिटर, जो कि गांधी हैं, एंड द रीडर। दोनों के बीच में एक संवादात्मक शैली में ये लिखा गया है। एंड इन हिंद स्वराज गांधी क्रिटिसाइज़ करते हैं किसे? जो पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है, उसकी आलोचना वो करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, मतलब भौतिकवादी है, वायलेंस को बढ़ावा देती है। ही आर्ग्यूड दैट ट्रू स्वराज इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो ट्रू स्वराज की बात करते हैं वो, कि सच्चा स्वराज क्या है। तो आप केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को सच्चा स्वराज नहीं कह सकते, बल्कि उसमें आत्मनियंत्रण, मॉरल डेवलपमेंट, स्वदेशी, ये सारा भी आपका स्वराज के अंदर आता है। तो गांधी बिलीव दैट इंडिया को रिजेक्ट करना चाहिए वेस्टर्न स्टाइल का मॉडर्नाइजेशन, और अपने जो पुरानी जो स्पिरिचुअल और विलेज बेस्ड ट्रेडिशंस हैं, ग्राम आधारित परंपराओं की ओर लौट जाना चाहिए। और वो नॉन वायलेंस, ट्रुथ, पैसिव रेजिस्टेंस, इन सब की बात करते हैं कि अगर हमें स्वराज को अचीव करना है। हिंद स्वराज बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ गांधीज फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे जो हिंद स्वराज है वो गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन की एक दार्शनिक आधारशिला भी बन जाती है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जब हम कहते हैं कि 18th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग सेंचुरी, तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? तो लंबी 18वीं सदी शब्द उस ऐतिहासिक कालखंड को दर्शाता है जब सन 1700 से 1800 तक सामान्य समय सीमा से आगे बढ़ता है। हिस्टोरियन यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब अ ब्रॉडर एरा। तो यहाँ पे बात होती है एक बहुत ही बड़े एरा की, जिसमें हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो 17वीं सदी के अंत लगभग 1688 से लेकर 19वीं की शुरुआत 1815 तक ये फैला हुआ है। तो हमने क्या करा है, उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस जो हैं यूरोप में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए हमें मिल रहे थे। सो इन इंडिया दिस पीरियड कवर्स द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, रीजनल पावर्स हमारी आ जाती हैं, और उसी समय ब्रिटिशर्स का भी कॉलोनियल रूल शुरू हो जाता है। तो बड़े बड़े जो चेंजेस, मेजर चेंजेस हम यहाँ पे इस सेंचुरी में देखते हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोब में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक वॉर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमें इस सदी में देखने के लिए मिलती हैं। ये सारे के सारे जो हमारे इवेंट्स हैं ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, और आज गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोसाइटी की नींव भी इन्हीं के द्वारा रखी गई है। दस द लॉन्ग 18th सेंचुरी इज़ अ यूजफुल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द डीप ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। तो क्या है लॉन्ग 18th सेंचुरी? एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए, जो डीप ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज अ मास मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसे कौन लीड कर रहा था दोस्तों? महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और ऑब्वियसली ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था। ये 1930 में शुरू होता है। सॉल्ट मार्च आप सभी को पता होगा, दांडी यात्रा नामक जो सत्याग्रह है उससे शुरू होता है, और गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा करते हैं।
इस प्रतीकात्मक कार्य ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, जो लोग हैं वो टैक्स पे करने से मना कर देते हैं, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते हैं, और जो लोग हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे देते हैं। द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो मूवमेंट है पूरी कंट्री में फैल जाता है और इसके अंदर हमें सोसाइटी के जो भी सेक्शंस हैं वहाँ से पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। विमेन, स्टूडेंट्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद रिप्रेशन, अरेस्टिंग ओवर नाउ 90,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी। तो उसके बाद अंग्रेज़ जो है कार्यवाही करते हैं और लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। ऑल्दो द मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन द ईयर 1931 आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। तो मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है 1931 में। इट मार्क्ड अ मेजर स्टेप इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज के समय में हम देखते हैं कि ये हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है उसका एक मेजर स्टेप है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यूनाइटेड पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और हम क्या देखते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसने लोगों को कॉलोनियल रूल के खिलाफ एकजुट किया और लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया। ओके, सो गाइज पार्ट 2 वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के साथ ही साथ आपको चैनल पे कुछ ओल्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप अपने मेजर टॉपिक्स को कवर करने के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं बिकॉज वो टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में से ही हैं।